गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजय वर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल को वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा एक्सप्लेनेशन स्टाइल पसंद आ रहा है। एंड थैंक यू फॉर कीप कमेंटिंग फॉर मी, राइट। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को नए उस पे लेके जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टोर मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव समझाया था। आज क्लास में मैं बता रही हूँ कि एक स्टोर का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्टोर मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इसके साथ साथ स्टोर का लेआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम रिटेल स्टोरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्टोर। और स्टोर का मतलब रिटेल स्टोर नहीं होता। रिटेल स्टोर तो वो होता है जैसे अपन रिलायंस में या इंडिया मार्ट्स में या कहीं भी जाते हैं, वो है रिटेल स्टोर। यहाँ हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि स्टोर मैनेजमेंट और रिटेल स्टोर मैनेजमेंट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। नेवर मिक्स इट। क्लियर? तो अभी बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर की अगर बात कर रहे हैं तो स्टोर क्या है। स्टोर एक लिंक है, एक कड़ी है जो दो डिपार्टमेंट को जोड़ता है। कौन से दो डिपार्टमेंट को? एक परचेज डिपार्टमेंट को, जो कि एक जो प्लांट है उसमें खरीद की जा रही है, उससे साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, यानी जो खरीद की गई है उससे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी या वैल्यू एडिशन होगी वो डिपार्टमेंट। तो इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है, वो है स्टोर। यहां से क्या खरीदना है डिपेंड करता है यहां से क्या रिक्वायरमेंट आई है। अगर यहां से रिक्वायरमेंट प्रॉपर नहीं आई तो यहां से हम जो रिक्विजिशन लगानी है वो प्रॉपर नहीं लगा पाएंगे, टाइमली नहीं लगा पाएंगे। तो एक दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस स्टोर का खुद का मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज इन्होंने रिक्वायरमेंट डाली, उस रिक्वायरमेंट का इस रिक्विजिशन पर जो फुलफिलमेंट हुआ यानी ऑर्डर प्लेसिंग हुई, उसका अगर तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया गया तो जिस समय चीज की जरूरत पड़ेगी हो सकता है वो चीज या तो हमें मिले नहीं या मिले तो सही क्वालिटी में ना हो। यानी उसका प्रिवेंशन भी करना होगा, उसका प्रोटेक्शन भी करना होगा, उसका प्रिजर्वेशन भी करना होगा। तो ये सारी चीजों को ही हम स्टोर मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। तो इस सब मैनेजमेंट को करने वाले लोगों का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो कैसा होता है, इसको जरा पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी स्टोर के ऑर्गेनाइजेशन में चीफ स्टोर कीपर एक बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए रोल प्ले करता है। इसकी दिमागदारी से ही पूरे स्टोर का मैनेजमेंट होगा। इसने अपने नीचे तीन काम के लिए बंदे रख ले जाते हैं। एक होता है एक स्टोर ऑफिसर जो कि रिसिप्ट और इंस्पेक्शन का काम करेगा, यानी जो चीज आ रही है उसकी रिसीविंग लेना और उस चीज का इंस्पेक्शन करना, देखना कि वो सही आई है, जितनी चाहिए थी उतनी आई है, जिस क्वालिटी की चाहिए थी उसी क्वालिटी की आई है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा उसके लिए एक और स्टोर ऑफिसर काम करता है जो कि मटेरियल प्लानिंग और इशू का काम करता है। यानी जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग करना और उसको इशू करना। इशू किसको करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेगा। तो उसका काम करने के लिए ऐसा स्टोर ऑफिसर होता है। एक तीसरा स्टोर ऑफिसर होता है जो कि रिकॉर्ड करता है, कॉस्टिंग करता है और अकाउंटिंग करता है। यानी वो ये देखता है जो चीजें मंगवाई गई हैं कहाँ से आई हैं, कितनी आई हैं, किस रेट पर आई हैं, किस डेट पर आई हैं, उनकी सारों की रिकॉर्डिंग करना, उनकी कॉस्टिंग निकालना और उसकी अकाउंटिंग करना। व्हाट गोज ऑन, व्हाट गोज आउट, वो वाली सारी चीजों का दिमाग लगाने का काम ये स्टोर ऑफिसर करता है। अब इन सभी तीनों स्टोर ऑफिसर के नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे रिसिप्ट और इंस्पेक्शन स्टोर ऑफिसर जो होगा उसके नीचे जो दो लोग काम करेंगे वो इंस्पेक्शन और सुपरवाइजर का काम करेगा। एक तो इंस्पेक्शन सुपरवाइजर के लिए एक बंदा होगा, एक लेबोरेटरी असिस्टेंट होगा। यानी जो भी क्वालिटी कॉन्शियसनेस है, इंस्पेक्शन का काम कर रहे हैं तो उसमें लैब के अंदर जो चीजों की चेकिंग होगी क्वालिटी की, वो चीजों को चेक करेगा, सुपरवाइज करेगा। जो मटेरियल प्लानिंग और इशू का काम करने वाले स्टोर ऑफिसर हैं, उनके अंडर में जो काम करने वाले लोग होंगे वो एक होगा मटेरियल हैंडलर, यानी सामान को लेकर के स्टोर करवाने का काम करेगा, और एक होगा उसका असिस्टेंट, उसी से वो काम करवाएगा, राइट। इसके अलावा जो कॉस्टिंग, अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है उसके नीचे भी स्टाफ मेंबर होंगे एज पर द नीड। जितनी जरूरत है उस हिसाब से, जितना बड़ा काम होगा ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कम काम होगा छोटा काम होगा कम जरूरत पड़ेगी।
इस तरीके से एक जो स्टोर में ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमने अभी समझ लिया। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेआउट की बात करते हैं कि स्टोर जो होता है उसका लेआउट कैसे होता है। तो लेआउट होता क्या है, देखो जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है स्टोर फैसिलिटीज का, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टोर फैसिलिटीज होते हैं, क्यों, उसी चीज को हमने कहा है स्टोर का लेआउट। और वो क्या चीज, ताकि कि हमें एफिशिएंट रिसीविंग हो जाए, स्टोरेज अच्छी हो जाए, इश्यू ऑफ मटेरियल जो हो वो प्रॉपरली हो जाए। इस सब के लिए जो हमने फिजिकल अरेंजमेंट किया है, चाहे वो हमने रैक्स बनाए हों, चाहे हमने उसके लिए बैचेस बनाए हों, या हमने ट्रॉलीज रखी हों, व्हाटएवर इट इज, जहां भी स्टोर हो रहा है वो सब चीजों का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उसके लिए जो अरेंजमेंट किए गए हैं वही है स्टोर लेआउट। ठीक बात है। तो ये कहा जाता है एक अच्छा प्रॉपरली अरेंज जो स्टोर होता है उसमें मटेरियल्स को बहुत अच्छी तरीके से रखा जाएगा और मटेरियल का जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह पाएगा। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल है, जैसे मिनिमम हैंडलिंग होना चाहिए, यानी ज्यादा समय ना लगे किसी भी चीज को उठा करके दूसरे को इश्यू करने में। फटाफट से हमें पता हो कौन सी चीज कहाँ रखी है और किसको देनी है, कहाँ से निकालनी है, देनी है, कितनी देनी है, उसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस वगैरह, यानी मटेरियल हैंडलिंग मिनिमम होनी चाहिए। एक अच्छा स्टोर लेआउट वही कहा जाता है। और स्पेस का मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। whatever you have a space, जितना भी आपके पास जगह है उस जगह को आप मैक्सिमम और ऑप्टिमम किस तरह से यूटिलाइज करते हो स्टोर में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी के लिए एक स्टोर कीपर को बहुत दिमाग लगाना होता है कि कौन सी चीजों को कहाँ स्टोर करना है, एज पर द नीड, एज पर द नेचर, एज पर द वेट, एज पर द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। उन सबको उनके हिसाब से ही स्टोर किया जाना चाहिए। हर एक मटेरियल को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। तो इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखने के लिए स्टोर लेआउट का जो फिजिकल अरेंजमेंट है उसको हम समझते हैं। राइट। अब बात करते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो इस पर असर डालती हैं, किसी भी स्टोर के लेआउट पर कह लो, चाहे स्टोर के मैनेजमेंट के लिए कह लो, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर असर डालते हैं। तो देखो किस तरीके की चीज है, यानी स्टॉक किस तरह का है, उसका जो क्वालिटी है वो असर डालता है। कितना है जो स्टॉक आया है उसकी मात्रा कितनी है, यानी अगर आपके पास में मान लीजिए कि 200 बोरी गेहूं रखने की ही जगह है और आपके पास में आ गया है 1000 बोरी गेहूं, तो 1000 बोरी गेहूं को मंगवाने की आपको सोचना चाहिए था कि स्टोर कहाँ करेंगे आप इसको। अगर आप स्टोर कहाँ करेंगे इस चीज के लिए दिमाग नहीं लगाया है और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और ऑर्डर आपके पास आ गया है, फुल हो गया है, देन इट इज अ बिग क्वेश्चन वेयर इट शुड बी स्टोर्ड। तो अगर आपने तरीके से स्टोर नहीं किया तो भी चीज की क्वालिटी खराब हो जाएगी, कॉस्ट तो लगी गई है, क्वालिटी और चली जाएगी, तो कहीं भी प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टोर लेआउट में कि स्टॉक का वॉल्यूम कितना है, क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद हमारे पास में कौन सी चीज कितनी मिली है, हमें जो जगह अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। तो एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस द स्टॉक शुड बी स्टोर्ड। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो जगह है वो कितनी है उसका एक तरीके से हमें पता होना चाहिए। जो अवेलेबल स्पेस है प्लस उसको हम किस मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में यूज करते हैं वो भी सारा हमें पता होना चाहिए। आप देखेंगे जो गोदाम वगैरह होते हैं, स्टोर वगैरह होते हैं, वो मल्टी स्टोरी हो जाते हैं, एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे वो लेयर वाइज स्टोरिंग हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही इकोनॉमिकली और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होता है। तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोर के लेआउट पे। उसके बाद कहते हैं फिजिकल फैक्टर्स, यानी फिजिकल फैक्टर्स का मतलब है किसी भी चीज को, सामान को निकालने के लिए आपके पास कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, किस तरीके की अरेंजमेंट्स हैं, रैक्स हैं, या आप अलमीराज में रखते हो, ऊपर दुछत्ती बना के रखते हो कि टांड पे रखते हो, वो जो भी चीजें हैं उनका फिजिकल अरेंजमेंट क्या है, वो सारी चीजों का भी असर आता है किसी भी स्टोर के लेआउट पर। राइट। तो ये तो हो गए वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से हम स्टोर के लेआउट पर दिमाग लगाते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं स्टोर का अगर सिस्टम की बात करें ना तो दो तरह का स्टोर का सिस्टम होता है। एक होता है क्लोज डोर सिस्टम, एक होता है ओपन डोर सिस्टम। ठीक है, कौन से दो बता रही हूं मैं, क्लोज डोर सिस्टम और ओपन डोर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लोज डोर सिस्टम होता है इसमें हर मटेरियल को लॉक में रखा जाएगा, यानी उसकी स्टोरिंग एज पर द अथॉरिटी, अंडर द अथॉरिटी होगा, यानी लॉक और चाबी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ताले चाबी में रखा जाता है, यानी इसमें एंट्री की जाएगी
किसी भी सामान की जब एंट्री होगी तो वो उसके लिए भी प्रॉपर ध्यान होगा। उसमें हर कोई आदमी उस स्टोर में नहीं जा सकता, उसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है और आपको परमिशन लेनी होती है, बकायदा लिखा होता है जनरल एंट्री इज प्रोहिबिटेड। तो वो हो सकता है कोई भी केमिकल चीज हो तब ऐसा हो सकता है, कोई हजार्डियस एलिमेंट हो तब ऐसा हो सकता है, कोई बहुत ही वैल्यूएबल चीज हो, वर्थी आइटम हो तब ऐसा हो सकता है, कोई सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मामला हो तब भी ऐसा हो सकता है। तो डिपेंड करता है हमारे स्टॉक का जो नेचर है वो क्या कहता है। तो हम क्लोज डोर सिस्टम फॉलो करने वाले हैं या ओपन डोर सिस्टम फॉलो करने वाले हैं। अभी एक मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ज्वेलर होता है, जो ज्वेलर का स्टोर होता है जहाँ पे वो माल गोदाम में रखता है, वो भी बकायदा ताला चाबी तिजोरी और कोडिंग सिस्टम और बहुत ही मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम उसमें होता है। मतलब आउटलेट की तो बात छोड़ ही दीजिए, स्टोर में भी ऐसा होगा। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम्स हैं वो, तो इस वजह से उसका जो सिस्टम है वो क्लोज डोर सिस्टम है। इसके अपोजिट में अगर ओपन स्टोर सिस्टम की बात करते हैं, ओपन जो डोर होते हैं उसका ये मतलब होता है वो एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें एक साथ रख दी जाती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, चाहे कोई भी चीज कहीं से भी उठा ली जाए और कभी भी किसी को इशू किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी कंट्रोल तो रखा ही जाता है। ऐसा नहीं आता कि स्टोर में जो चीजें रखी हुई है जिसको जैसी जरूरत पड़ी आया और उठाकर ले गया, नहीं, उसका भी बकायदा रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है, इशूइंग होता है, जितनी चीज आई है उसकी रिसीविंग शो होती है, जो चीज इशू की जा रही है या जारी की जा रही है उसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है, लेकिन उसमें कोई ताला चाबी नहीं होता है, ओपनली सब चीजें रखी हुई होती है, राइट। इसको बोलते हैं ओपन स्टोर सिस्टम। अब बात करते हैं स्टोर मैनेजमेंट की क्या फायदे। बहुत सारे फायदे हैं स्टोर मैनेजमेंट के, जैसे कि सबसे पहला फायदा तो यह है हमारा इन्वेस्टमेंट मिनिमम होता है। क्यों इन्वेस्टमेंट मिनिमम होता है? कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है मार्केट में, जब हमारे पास प्राइसिंग का शो हो रहा होता है कि कम से कम प्राइसिंग है या एक अच्छी क्वालिटी चीज़ कम मिल रही है, हम तभी उन चीज़ों को ले लेते हैं और फिर उनको हम स्टोर कर लेते हैं एज पर द नेचर ऑफ द मटीरियल। और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत पड़ती है तो तुरंत अवेलेबल हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमें उस समय चीज़ों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे को चीज़ खरीदने के समय, बनाने के समय चीज़ को खरीदना पड़े। तो हमारा एक्सेसिव जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाता है और इसके अलावा जो हमारे पास स्पेयर कैपिटल होता है वो कहीं और इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल रहता है, यानी जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम सीधा स्टोर से मंगा लेंगे और काम को शुरू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब जरूरत पड़ रही है तो क्या वो तब परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा? नहीं। अगर परचेज डिपार्टमेंट को तब कहेगा तो वो कब तो खरीदेगा और कब तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम आगे करेगा। तो ये जो स्टोर है ना, ये इन दोनों के बीच का जो लिंक का काम कर रहा है, इसने जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल है इसको इंश्योर कर दिया जाता है। तो ये इसका फायदा हो गया। प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन जो है वो भी हमारे स्टोर मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा फायदा होता है कि हम एज पर द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल हम उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं, जैसा जिसको जैसे मेंटेनेंस की जरूरत होगी एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस हम उसको स्टोर कर सकते हैं। गुड क्वालिटी मिल जाती है अगर हमने हमारी मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन को सही तरीके से किया होगा तो हमें एक अच्छी चीज अच्छे समय पर मिल जाती है, ये भी इसका एक फायदा है। और कोऑर्डिनेशन हो जाता है। स्टोर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल या समन्वय साबित होता है, जिससे ना तो इसको रुकना पड़ता है ना ही तो इसको रुकना पड़ता है। ये खरीदी कर लेता है जब स्टोर के पास में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी रिक्विजिशन लगा देता है। तो मार्केट में जिस तरह की ट्रेंड चल रहे होते हैं, प्राइसिंग चल रही होती है, क्वालिटी की अवेलेबिलिटी होती है, उस तरीके से वो चीज को खरीद लेता है। और जब चीज मार्केट स्टोर में आ जाती है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी नीड के हिसाब से स्टोर से इश्यू करवा करके काम आगे बढ़ा लेता है। इस तरीके से बहुत सारे फायदे होते हैं स्टोर मैनेजमेंट में। तो इस तरीके आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोर मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन भी समझ में आया होगा, उसका लेआउट भी समझ में आया होगा, उसका सिस्टम समझ में आया होगा, साथ में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक्स।